बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, एसएसटी मैथ फिज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 9 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स और देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आने के चांसेस है, और अगर एमसीक्यूज़ आते हैं तो किस तरह के एमसीक्यूज़ यहाँ से आ सकते हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने दो तरह की पढ़ी थी। एक उसमें बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ थी और एक डेराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी थी। लेकिन आज के इस लेक्चर में इसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम दो तरह के पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी होता है। यानी प्रॉपर नॉलेज गेन करने के लिए अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर है कि नंबर प्लस यूनिट हो, तो नंबर प्लस यूनिट को कहते हैं मैग्नीट्यूड। अगर स्केलर के लिए ये सिर्फ चीज़ हो तो आप लोगों को कन्फ्यूजन आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी और सारी बात समझ में आ जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके अंदर नंबर होता है और नंबर के साथ कोई ना कोई यूनिट होता है, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्लियर हो गया? अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को इसके साथ हम और ये भी बता दें कि ऐसी क्वांटिटीज़ भी हो सकती है जिनके लिए नंबर प्लस यूनिट यानी मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी होने के साथ 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 में इसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। ठीक है, इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखा गया है स्केलर एंड वेक्टर्स। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ज़ाहिर बात है कि जब कोई बंदा ब्रिज बनाता है, जब कोई बंदा एरोप्लेन को फ्लाई करता है या इसके साथ वो मतलब कुछ भी करता है, तो ज़ाहिर बात है उनके लिए डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी होता है कि अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो इस डायरेक्शन में अगर हम ये ब्रिज बनाएंगे। देखो आप लोगों ने देखा होगा कुछ उनमें से पैराबोलिक फॉर्म में होते हैं, या ऊपर जो स्ट्रिंग उसकी रस्सियाँ जाती है ना, आपने देखा होगा उनकी भी अपनी एक डिज़ाइन होती है, ख़ास डायरेक्शन में होती है। ठीक, या जिस तरह वो एरोप्लेन फ्लाई करता है तो उस टाइम भी पायलट के माइंड में ये होता है और सामने चीज़ें उनके सामने स्क्रीन पर ये होती है कि यहाँ पर हवा का रुख किस तरफ है, स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, एरोप्लेन अगर इस तरफ मूव करेगा तो मतलब कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंडेंट आ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी बात यह कि जब अब हम डिस्कस करेंगे ना, पहली चीज़ है इसमें स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ यहाँ से लिखा भी है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। यानी आपको अगर वेक्टर यानी आपको अगर साइज़ का पता हो, साइज़ का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड मीन नंबर विद प्रॉपर यूनिट। ठीक, तो अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड है आपके पास गिवन है तो आपको उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्लियर? अच्छा, एग्जांपल मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड कैन बी स्पेसिफाइड एज 2। अब 2 जो है यहाँ पे वो नंबर है विद किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो मेस का क्या है? यूनिट है। तो इसका मकसद ये होगा कि अगर हम लोग लिखते हैं ना m इज़ इक्वल टू 2 kg, तो यहाँ पे kg जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ यूनिट, इट इज़ अ यूनिट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी नेम मेस। और साथ में ये जो चीज़ है 2, ये आपके पास एक नंबर है, तो नंबर प्लस यूनिट जो है ये आपको इसका मैग्नीट्यूड देता है, और ये जो है ये स्केलर है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी लिखा है साथ में कि वी डोंट नीड टू नो इन व्हाट डायरेक्शन मास इज़ नीडेड। अब ज़ाहिर बात है कि जब हम लोग मेस की बात करते हैं तो हमारे लिए डायरेक्शन की कोई बात नहीं बचती कि इस तरफ है या उस तरफ है। नो मैटर, मेस इज़ मेस एंड इट इज़ प्योर नंबर कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके साथ सिर्फ इसका नंबर होगा और साथ में इसका क्या होगा? यूनिट होगा। ठीक है, साथ में क्या होगा? यूनिट होगा, ताकि हमें पता चले कि मेस की बात हो रही है। अब जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि दीज क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड। ठीक है, और बाय यूजिंग ordinary algebra. For example, if we took 2 kg of sugar
and 3 kg of another sugar will have 2 plus 3 is equal to 5 kg of sugar। कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो 2 kg शुगर है और इसके साथ जो है हमारे पास मतलब एक और क्वांटिटी है वो भी शुगर है 3 kg, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 kg ऑफ शुगर आ जाएगा। अब यह एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ को देखें, डेंसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, चार्ज, वॉल्यूम, पावर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, करंट एंड हीट। अब ये सारी की सारी जो यहाँ पर गिवन है ये सारी की सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। इनमें डायरेक्शन किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये स्पीड कैसी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ज़ाहिर बात है जब गाड़ी मूव करती है तो वो तो रैंडम मोशन करती है, कभी किस तरफ कभी किस तरफ, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है उस टाइम जो उसकी स्पीड होती है उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। अब अगर डायरेक्शन होती है तो फिर हम उसका वेलोसिटी कहते हैं। इसके साथ जो है लास्ट में आप देखो सेकंड लास्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी इसका मतलब डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। अब देखो यहाँ पर वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं, इनमें से कोई आ सकता है। अब देखिए इसके अलावा भी बड़े सारे जो है वो स्केलर्स है, लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीज़ें प्योर जो है वो क्या है, स्केलर है। और अब हम बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर के बारे में कहा जाता है कि दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इन क्वांटिटीज़ के अंदर ये होता है कि मतलब जो भी क्वांटिटीज़ है, ठीक है, उसके लिए मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। और मैग्नीट्यूड में क्या चीज़ें आती है, नंबर प्लस यूनिट और साथ में ये वाला डायरेक्शन, यानी इसके लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, तब जाकर आप ये कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। और ये डायरेक्शन यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्यों ज़रूरी है, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अब ये कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड मतलब साइज और एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। सम क्वांटिटीज़ सच एज वेट हो गया, वेलोसिटी हो गई, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन फॉर अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। इस तरह के क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे वेक्टर, और इन वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। अब ज़ाहिर बात है ये क्या चीज़ है, वेट। कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गिरता है तो ज़ाहिर बात है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगी, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। दूसरी बात है वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो ज़ाहिर बात है उस टाइम पर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। और ये फ्रिक्शन जो है ये एक फोर्स है, तो ज़ाहिर बात है इसकी भी डायरेक्शन होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी ज़रूरी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को हम लोग दो तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक है इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ भी रहा होगा, सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर आइदर कैपिटल और स्मॉल, कि हम लोग वेक्टर को बोल्ड फेस बनाएंगे इस तरह, ये ऐसे लिखो, ठीक है, ये ए आ गया, या इस तरह जो है स्मॉल लिखो, ठीक है। ये तो बोल्ड फेस लिखोगे तो इसका ये मकसद है कि ये वेक्टर की बात हो रही है और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल फेस लेटर विद एन एरो ओवर और बिलो इट, ठीक है। और इन दिस चैप्टर वी विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय लेटर विद एन एरो ओवर इट। फॉर एग्जांपल, कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह बोल्ड फेस लिखोगे, आप जो है इस तरह भी लिखते हो, सिंपल भी लिख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर या उसके नीचे आप एरो हेड डाल दे और ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वेक्टर है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर जो है वो एरो हेड बनाएंगे, इसका मकसद होगा ये एरो है, ये वेक्टर है। अब है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, के ग्राफ के ज़रिए हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली कहते हैं कि अ ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शोइंग
how one quantities vary with another related quantity. Graphically, a vector is represented by an arrow. The length of arrow gives the magnitude and the arrowhead point the direction of the vector. अब कहते हैं कि यार ग्राफिकली हम लोग वेक्टर को इस तरह करेंगे कि ये बनाएंगे, ए से एक वेक्टर बना दिया और दूसरा ये एक वेक्टर बना दिया। अब जाहिर बात है कि ये बी वेक्टर जो है नज़र आ रहा है कि ये ए वेक्टर से क्या है, बड़ा है। इसका ये मकसद है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये फोर्सेस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, दोनों सेम है, लेकिन मकसद ये कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा क्या है, कम। इसमें जो लेंथ है ना, ये वेक्टर की जो ये लेंथ है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ये वेक्टर का लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। और ये जो हेड है ये उसकी क्या बता रही होती है, डायरेक्शन की, इस तरफ जा रहा है। तो ये इसकी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये टेल है उसका, ये हेड है, और ये टेल से लेकर हेड तक जो है ये इसका मैग्नीट्यूड आता है, और ये हेड जो है ये इसकी क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। क्लियर है? अच्छा, अब है कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब हम वेक्टर को मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये भी आपके पास दो तरह का होता है, एक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है कि जिसके अंदर आप लोगों के पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ आते हैं। क्या आते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और जो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमारे पास एक्स वाई प्लेन्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्सेस, और इस तरह पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक है। इस तरह हम लोग इसके अंदर सूटेबल स्केल बनाते हैं इस तरह, ठीक है, लाइन आउट कर देते, मार्क कर देते, 5, 10, 15, 20, 25, 30, या 2, 4, 6, 8 में, या 10, 20, 30, 40 में कुछ हम एजम्पशन कर लेते हैं। और फिर वहाँ पे हम लोग वेक्टर्स मतलब एक ख़ास यानी एक्स एक्सेस के साथ एंगल बना के वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और उसको आप लोग ज़रा समझें। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक वेक्टर को ड्रा करूँगा, ठीक है, और उससे आप लोग समझें। ये जो है एमसीक्यूज़ में आ सकता है। सवाल ये बनता है कि जब भी आप लोग वेक्टर को ड्रा करोगे ना, फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर को आप लोगों ने ड्रा कर लिया, तो इसका एंगल हमेशा एक्स एक्सेस और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ इसका एंगल बनना चाहिए। और फिर जो इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, 30 है, 25 है, 60 है, 75 है, उस एंगल को आप लोग ने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब इसी में अगर आप लोग देखोगे तो इसका ये जो ये साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये साइड जो है नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 डायमेंशनल जो है वो आता है, और यहाँ पर जो वेक्टर है उसके दो दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। अगर एक वेक्टर है तो उसका एक एक्स एक वाई में, इसी तरह दूसरा वेक्टर है तो उसका भी एक एक्स एक वाई में। अब ये वाई यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, उसके मुताबिक आप लोग यहाँ पे उसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? ये नीचे लिखा भी है, स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप लोगों ने ड्रा करना है। ये ड्रा कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सूटेबल स्केल बना देना है, जिस तरह मैंने बताया ना कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह, ठीक है, ये सूटेबल स्केल बना दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ड्रा अ लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कट द इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड सेल। कि आप लोग उसको मतलब वहाँ पे ड्रा करें स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, फिर उसको वहाँ तक कट करें जहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको रिक्वायर्ड है। और आखिर में कहता है पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और उसमें वहाँ पे एरो भी डाल दे, तो ये आप लोगों का वेक्टर जो है वो बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, देखिए इस एग्जांपल में वो कहता है कि ये देखो ईस्ट है, ये नॉर्थ है, 30 का एंगल तो वो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि 50 मीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पर उसने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और कहता है कि हर एक जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, यानी ये 5 सेंटीमीटर जो है ये 50 मीटर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके मुताबिक इसी तरह आप लोग वेक्टर को ड्रा कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा,
अब हम बात करेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।